हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो अब हम आ चुके हैं लगभग एनुअल एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक, और एकमात्र हमारा जो चैप्टर बचा है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आज की क्लास में हम इसी पे बात करने वाले हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा तो होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के बारे में पता है। तो हम फटाफट उन चीज़ों के बारे में बात करें जो इस चैप्टर के लिए कॉन्सेप्चुअली डिफ़िकल्ट पड़ती हैं और समझने लायक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अंदर आता है फ्रेंड्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल का मतलब है द डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, राइट। जैसे बार्टर सिस्टम आपको पता होगा, पहले चला करता था। तो बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे, पैसे नहीं होते थे, करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो करेंसी की जगह पर हम गुड्स का गुड्स के लिए यूज़ करते थे, सर्विसेज का सर्विसेज के लिए, या गुड्स का सर्विसेज के लिए, सर्विसेज का गुड्स के लिए, वाइस वर्सा। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक बुक है और मुझे चाहिए कुछ अनाज, तो मैं बुक दे के अनाज ले सकता हूँ, और इस तरह से एक्सचेंज होता था। नेगोशिएबल मतलब एंडोर्सेबल, ट्रांसफरेबल। अब आज की डेट में क्या है, करेंसी तो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी करेंसी की अवेलेबिलिटी कभी कभी किसी के पास समस्या हो सकती है कि मुझे कुछ खरीदना है लेकिन मेरे पास इमीडिएटली देने के लिए पैसे नहीं। तो मैं ट्रेडर से बात करता हूँ कि क्या तुम ये चीज़ मुझे बेचोगे उधारी में, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूँगा। तो अब आप ट्रेडर बन के देखिए, ट्रेडर क्या सोचता है, अरे यार नगद बिके तो बहुत अच्छा है, उधारी में बहुत झंझट होते हैं, उधारी में पैसा अटकता है, उधारी में पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी होती है, नगद मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन आप सिर्फ नगद की शर्त पे व्यापार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं करता, लेकिन जनरली मार्केट डिमांड्स क्रेडिट एंड यू वांट कैश। तो ये चीज़ें का तालमेल बैठता नहीं है। तो क्या करें फिर आपको कुछ तो फैसिलिटी कस्टमर को देना पड़ेगी। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट टुडे। तो जैसा कंज्यूमर मार्केट को चलाता है, जनरली मार्केट वैसा चलता है। तो मेरा कस्टमर चाहता है उसे उधारी मिले और मैं चाहता हूँ मैं नगद में पैसा लूँ। तो ये तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, लेकिन इसको सेट राइट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, यस, ये चीज़ का आविष्कार हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टर्म है, इसके अंदर ये जो बात कर रहे हैं अपन एक्सचेंज, ये क्या है? दिस इज एक्सचेंज ऑफ goods and services on credit basis। एक सेलर है, एक बायर है। बायर चाहता है गुड्स, सेलर चाहता है कैश। बायर के पास कैश है नहीं, सेलर के पास गुड्स है। तो जब यहां से गुड्स यहां जाएंगे, बेचेंगे हम, तो हमें रिटर्न में पैसा चाहिए। पैसा नहीं है तो पैसे की जगह पर इस एक्सचेंज फंक्शन को पूरा करने के लिए एक डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं बिल्स, राइट। तो या तो तुम मुझे कैश दो, या फिर तुम मुझे कैश नहीं हो तो बिल दे दो। व्हाट इज बिल? बिल डज नॉट मीन इनवॉइस। बिल का मतलब वो बिल नहीं है जो हम दुकान में जाके सामान खरीदते और हमको बिल मिलता है। यहां पर बिल का मतलब है एक तरह का ड्राफ्ट, एक तरह का नोट, प्रॉमिसरी नोट, जो आप उसे लिख के दो, राइट। बायर लिख के देगा, आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपीज डैश 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 फॉर विच आई हैव परचेज गुड्स और टेकन सर्विसेज फ्रॉम यू। अब इससे क्या होगा, बायर गुड्स लेके चला जाएगा, ये नोट जो है, बिल जो है, ये
कैश तो है नहीं यहाँ पर, तो ये बिल इधर आ जाएगा। इसको बिल लेने से क्या फ़ायदा है? वही तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। समझने की बात तो वही है कि इसने गुड्स इसको दे दिए, इसने पैसे नहीं दिए, पैसे की जगह एक बिल दे दिया या एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया। आपको पता है बिल 2 टाइप के होते हैं, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। तो जो ये बंदा बिल देता है उसके लिए वो बिल पेएबल है क्योंकि वो पैसे पे करेगा, और जिसको बिल मिल रहा है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, उसको कैश मिलेगा, बिल मिलेगा उसको। तो इस बिल के बदले में बाद में वो उसको कैश मिलेगा। लेकिन आज की डेट में बिल से उसको क्या फ़ायदा? तो आज की डेट में बिल से ये फ़ायदा हुआ कि अगर मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आ गया, मैं सेलर हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस बिल को यूज़ करके अपने लिए गुड्स लेके आ सकता हूँ। मैं दूसरे ट्रेडर के पास जाऊँगा, गुड्स खरीदूंगा, तो उसको पैसे देने की जगह मैं ये वाला बिल दे सकता हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल, इंडोर्सेबल। मुझे भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं जहाँ से खरीदूंगा उसको भी मैं चाहूँ तो ये बिल दे के ले सकता हूँ। पहली सुविधा हो गई मुझे। तो अगर ये कैश देता तो मैं इस कैश को आगे दे के गुड्स ले आता, इसने मुझे बिल दिया तो मैं बिल को आगे दे के गुड्स लेके आऊँगा। मेरा ट्रेडिंग का काम नहीं रुकेगा, मेरी बाइंग सेलिंग चलती रहेगी। दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है? मैं अगर चाहूँ तो बिल रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग भी करा सकता हूँ। यस, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। इसका मतलब ऐसा हुआ बेटा कि अगर मुझे अर्जेंटली पैसा चाहिए तो आरबीआई ने नेशनलाइज्ड बैंक्स का जो कमर्शियल फंक्शन है, राइट, सारी बैंक्स जो आरबीआई के अंदर लाइसेंस्ड है, रजिस्टर्ड है, उन लोगों को ये फैसिलिटी दी है, इंस्ट्रक्शन भी दी है कि आपके पास अगर कोई ट्रेडर इस तरह के कोई बिल लेके आता है तो उनके कोलेट्रल पे आप उनको एडवांस मनी दे सकते। तो ये मेरा बायर मुझसे गुड्स लेके चला गया, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, बिल दिया, मुझे तो अभी के अभी पैसे चाहिए, अभी के अभी पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं बैंक के पास जाके इस बिल का डिस्काउंटिंग करा सकता हूं। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है एनकेशमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी, यानी ड्यू डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट से पहले मैं चाहूँ तो उसके पैसे ले लूँ। तो ये 2 बहुत बड़े इस्तेमाल हैं दोस्तों, जिसके लिए लोग बिल्स प्रेफर करते हैं कि भाई तू पैसे मत दे, बिल दे जा, प्रॉमिसरी नोट दे जा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट अलग अलग भी होते हैं और सेम भी होते हैं। किस तरह से अलग है, किस तरह से सेम है, ये उसकी थ्योरी है। लेकिन अगर हमको बिल मिल गया तो बहुत बड़ा काम हो गया हमारा, जा तू पैसे मत दे, अब हम देख लेंगे। अब हम हमारी बैंक के पास जाएंगे, हमारी बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं मेरी बैंक के पास जाऊँगा। सेलर विल गो टू हिज बैंक और ये बिल वहाँ रख देगा और बैंक से बोलेगा इसका मुझे एडवांस मनी दे दो। तो बैंक क्या करेगा? इसके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा, इसका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, पैसे बैंक से इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बैंक अगर आपको किसी बिल के बदले में, ऐसा बिल जिसकी ड्यू डेट फ्यूचर में है, उसके बदले में अगर बैंक आपको अभी पैसे दे रहा है तो ये एक तरह से बैंक आपको एडवांस दे रहा है और आप उसको टाइम पे, ड्यू डेट पे वापस कर देंगे। आपको वापस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल तो इसने लिखा था। तो बायर आपकी बैंक को पैसे दे देगा आखिरी में, आपका रोल खत्म हो गया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बायर बैंक को पैसे देने से मना कर दे, जिसको हम कहते हैं बिल डिसऑनर, तो फिर हमारी जिम्मेदारी आ जाएगी। इसको अपन कंटिजेंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। 10 में से 8 केसेस, 9 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि बायर ऑनेस्टली बैंक को पे कर देता है, चैप्टर ओवर। एक आध केस में ऐसा आता है कि बायर नहीं पे कर पाता तो हम बैंक को देके क्लियर कर लेते और बायर से बाद में वसूल कर लेते। दैट इज़ नॉट अ बिग आस्क। तो कुल मिला के बिल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या यूसेज हैं। देखिए, बिल क्यों
काम का है, एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एडवांटेज, नंबर 1, it will provide safety and security to the transaction। कैसी सिक्योरिटी? भैया तुमने किसी को उधारी में गुड्स बेचे, बाद में सामने वाला पैसे दे ना दे, वर्बल और ओरल एग्रीमेंट किसी के साथ कभी मत करना। रिटर्न एग्रीमेंट से आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होता है, तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना लो। बिल बन गया, नोट बन गया, उसने प्रॉमिस आपके फेवर में लिख दिया, स्टैम्प पेपर पे आपने बनवा लिया, प्रॉपर विटनेस ने साइन किया, आपने साइन किया, उसने साइन किया, तो अब ये एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट बन गया कि कल दिन आपका बायर आपको पैसे देने से मना करे तो आप कोर्ट में जाके जस्टिस तो मांग सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया। लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट एडवांटेज नहीं है जितना कि मैं अब बता रहा हूँ। दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्यों लोग बिल्स पसंद करते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लोग बिल इसलिए पसंद करते हैं कि आपके पास अगर प्रॉमिसरी नोट या बिल है जो आपका परचेजर, आपका कस्टमर आपको देके गया है, आपका डेटर आपको देके गया है, आप उसका बैंक से एडवांस कैश उठा सकते हैं। अनडाउटेडली कुछ इंटरेस्ट लगेगा, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे, मगर आपका पैसा आपको टाइम से पहले मिल जाएगा। अदरवाइज में अगर आप यहाँ से डिस्काउंटिंग नहीं करा के कहीं से लोन से अपने पैसे की व्यवस्था करते, वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट, तो आपको वहाँ भी ब्याज तो देना पड़ता, शायद वो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता। यहाँ आपका रिलेटिवली कम अमाउंट में काम होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब पूछते हैं बच्चे, सर कि मतलब ठीक बताओ, समझ में नहीं आया ये डिस्काउंटिंग वर्ड क्या है। डिस्काउंटिंग एक फाइनेंशियल मार्केट की, एक फील्ड की एक टर्म है, फाइनेंशियल मार्केट की टर्म है। क्या टर्म है? कोई भी नॉन कैश डॉक्यूमेंट जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनका अगर मुझे कैश में कन्वर्ट कराना है इनकी मैच्योरिटी के पहले, कोई चेक की ड्यू डेट है, मान लीजिए अभी आज है फरवरी 22 और मेरे हाथ में एक चेक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मार्च 4, यानी 4 मार्च को मुझे पैसे मिलेंगे, बट आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स। तो मैं अपनी बैंक के पास वो चेक दे के और बैंक से उस चेक की डिस्काउंटिंग करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस होती है। मेरी गुडविल प्लस वो सामने वाला प्लस मार्केट कैसा है प्लस बैंक की पॉलिसी क्या है। तो डिस्काउंटिंग का लिटरल मीनिंग क्या है बेटा? एनकेशमेंट, एनकेशमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बिफोर मैच्योरिटी। अब एनी डॉक्यूमेंट की जगह मैं बोलूँगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा होना चाहिए जिसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर मेरे पास कोई है तो उसको अगर मैं ड्यू डेट से पहले रुपयों में बदलना चाहता हूँ, बिल का रुपयों में परिवर्तन कहलाता है डिस्काउंटिंग। समझे आप? और इसके लिए जो ब्याज अपने को बैंक को देना पड़ता है वो कहलाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। समझ में आ रही बात आपको? तो ये एक बड़ा रीजन है क्यों लोग बिल पसंद करते हैं। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों, सेकंड और थर्ड पॉइंट। अगला रीजन क्या है? बिल्स का एंडोर्समेंट हो सकता है। एंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ बिल्स, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। यानी मैं चाहूं तो मेरे पास जो बिल है उसके थ्रू मैं अपनी जरूरत की चीज किसी दूसरे ट्रेडर से खरीद सकता हूं। तो अब अपने को करेंसी की जगह एक्सचेंज में हम बिल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि एक्सचेंज करने जाएंगे, मान लीजिए आज आपको मार्केट से कुछ खरीदना है तो आपको पैसे लगेंगे।
अगर पैसे नहीं है फिर भी खरीदना है तो उसके बदले में आप बिल देके भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करवा सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम और पॉपुलर डॉक्यूमेंट है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, थोड़ा सा बोर मत होना, समझना इस बात को कि अगर आप मान लीजिए कार फाइनेंस करा रहे हैं, सोचिएगा बात ध्यान से। आप जाते हैं किसी एक कार डिस्ट्रीब्यूटर के पास और आप बोलते हैं मुझे कार खरीदनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप देखोगे वहाँ कार के शोरूम में अलग अलग बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं जो फाइनेंस करने को रेडी होते हैं। तो डील कैसे होती है, मुझे कार चाहिए, मैं शोरूम पे गया हूँ, कार सेलर जो है वो उधार बेचने को तैयार नहीं, वो ऐसे नमस्ते करके खड़ा हो गया, सॉरी हम आपको उधारी नहीं दे सकते, आपको उधारी चाहिए इनसे मांगिए। तो हम वो बैंक वाले के पास जाके पूछते भैया ये कार पसंद आई है, तो बोलता है कोटेशन बनवा के लाओ। हम कोटेशन लेके आते हैं, एस्टीमेट, उसके साथ बैठते हैं, वो पूरी जानकारी लेता है, सब डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद वो बोलता है ओके हम आपको ये कार फाइनेंस कर देंगे, यानी कार खरीदने के लिए लोन देने को तैयार है। अब क्या होगा, कार हम जब खरीदेंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो बनेंगे उसमें जो अमाउंट पे करेगा बैंक उस कार के लिए वो हमको नहीं देगा, हमारे हाथ में रुपए दे के नहीं बोलेगा कि ये लो रुपए कार ले लो, वो सीधा पैसा किसको देगा, शोरूम वाले को, सेलर को देगा, सप्लायर को देगा। तो क्या होगा, आपके बिहाफ पे भी कौन पैसा दे रहा है, बैंक। ट्रेडर को पैसा मिल गया, सेलर को ऑन द स्पॉट कैश मिल गया या चेक मिल गया। अब आप बैंक को पे करते रहना। तो वहाँ पर आपसे वो जो डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं बहुत सारे, वो भी एक तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज ही होते हैं, क्योंकि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं पैसे दे दूंगा, बैंक आपके बिहाफ पे उनको दे रहा है, बाद में आप ले लीजिए। क्रेडिट कार्ड भी अपन यूज़ करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी होती है, आपको अभी तक की सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पता होगी। पार्टीज होती है बेटा एक बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉइंग, और कभी कभार हो सकता है कोई पेई अपन अलग से क्रिएट करें। ड्रॉर यानी मेकर ऑफ द बिल कहते हैं, मेकर ऑफ बिल जो बिल बनाता है। आमतौर पे ये सेलर होता है। 11th क्लास की बात कर रहे हैं बेटा अपन, 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। ये सेलर है, बेचने वाला, गुड्स बेचने वाला, सेलर, राइट। और ड्रॉइंग जो है वो एक्सेप्टर होता है बिल का, वो साइन करेगा, वो बिल को साइन करेगा। ये कौन कहलाता है, ये बायर होता है। और पेई कौन होता है, पेई उसका बेनिफिशियरी कहलाता है। बेनिफिशियरी यानी वो बंदा जो इसके पैसे लेगा, ड्यू डेट पे इसके पैसे जिसको मिलेंगे, लीगल ओनर ऑफ द बिल। अब क्या होगा, बच्चे पूछेंगे ये क्या चीज़ है लीगल ओनर ऑफ द बिल। तो देखिए मान लीजिए कि एक्स ड्रॉर है, वाई ड्रॉई है, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो एक्स ने वाई को गुड्स दिए, वाई ने बिल बना के एक्स को दिया, एक्स बन गया ओनर। अगर एक्स ये बिल मेच्योरिटी तक, ड्यू डेट तक अपने पास ही संभाल के रखता है तो एक्स खुद ही पेई भी होगा, यानी खुद ने बनाया, अपने पास ही रखा, तो पैसे भी उसको खुद ही को मिलेंगे। बेनिफिशियरी वही बंदा है। पेई का मतलब होता है वन हु विल रिसीव द अमाउंट, वन हु रिसीव्स द अमाउंट ऑन ड्यू डेट, जिसको ड्यू डेट पे पैसे मिलेंगे वो बेनिफिशियरी है, वो पेई है। तो कभी कभार ड्रॉर अगर बिल अपने पास रख ले तो खुद ही पेई भी होता है, यानी मेकर भी खुद ही, पेई भी खुद ही, पैसे भी खुद को मिलेंगे। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा कस्टमर मुझे दे के गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं अपने पास रखूँ, मैं चाहूँ तो उस बिल को किसी दूसरे पार्टी के फेवर में इंडोर्स भी कर सकता हूँ। मैंने मान लीजिए जेड से कुछ गुड्स खरीदे और बदले में ये बिल जेड को दे दिया, तो अब पैसे
Z को मिलेंगे, तो Z विल रिसीव द अमाउंट ऑन ड्यू डेट। Z ने वो बिल आगे A को दे दिया तो A उसका पेई हो जाएगा। तो एंडोर्समेंट का मतलब है बिल को आगे बढ़ाते जाना, राइट। हम क्या कर रहे हैं, बिल को एंडोर्स कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ड्रॉअर मेकर ऑफ द बिल, ड्रॉइंग एक्सेप्टर ऑफ द बिल, पेई बेनिफिशियरी ऑफ द बिल। ये तीन पार्टीज अपन कम से कम अभी याद रखें, स्टार्ट करने। इसके बाद अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। ड्यू डेट, ध्यान से देखना, ड्यू डेट का मतलब है कि बिल का ड्यूरेशन कब एक्सपायर होगा, कब खत्म होगा। एंड मैच्योरिटी डेट, क्या ये दोनों डेट्स अलग अलग हैं? आंसर है हाँ, आमतौर पर हाँ। ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट मैच्योरिटी। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए अलग अलग टाइप्स के बिल हैं, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, बिल एट साइट, ऐसे अलग अलग बिल हैं। अपन उसकी बात भी करेंगे, अभी पहले जनरल पढ़ लें। तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए साहब, बिल की जो डेट है, बिल बनाने की जो डेट है, जिस भी तारीख को आपने बिल बनाया उसमें आप उसका ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ड्यू डेट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2021 को एक बिल बनाया जिसकी ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, तो उसकी ड्यू डेट आ जाएगी पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 3 महीने गए। 1 अप्रैल आ जाएगी बेटा उसकी ड्यू डेट, 1 अप्रैल 2021। समझ में आ रही बात आपको? तो ड्यू डेट का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? जिस दिन उसका ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाए वो ड्यू डेट होगी। अब 1 जनवरी को अपन बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें 3 महीने की उधारी दे रहा हूं, तुम 3 महीने बाद मेरे पैसे दे देना, राइट। लेकिन भगवान जाने 3 महीने बाद 1 अप्रैल को कैसी सिचुएशन होगी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी 2 साल से तो वैसे ही चल रहा है, कुछ समय अच्छा रहता है, कुछ समय खराब होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। कोविड बहुत तंग कर रहा है। तो बेटा ये भी कर सकते हैं कि जब हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम सामने वाले की अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रख के उसे कुछ ग्रेस पीरियड ग्रांट करें, है ना। तो आपको पता है ऑलरेडी, मुझे ज़्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहिए। ग्रेस डेज करके एक फंडा है बेटा, ग्रेस डेज अलॉटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ एंड ऑर्डर। आप और हम कोई नहीं है उसमें। पहले ये कस्टमरी होता था कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करते थे। अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने ही अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 डेज ऑफ ग्रेस मैंडेटरी कर दिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिल द मीनिंग विल डिफर, बट इन जनरल 3 दिन ग्रेस के हैं। तो 3 दिन ग्रेस के देंगे तो अगला फॉर्मूला क्या आ गया? ड्यू डेट में आप ग्रेस डेज ऐड कर दीजिए तो आएगी मैच्योरिटी डेट। अब समझ में आया आपको? मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, यानी बिल किस दिन पूरी तरह से पेमेंट के लिए ड्यू हो जाएगा, जिसके बाद कोई बहानेबाजी ड्रॉई नहीं कर सकता। तो मेरे बिल की ड्यू डेट आई थी 1 अप्रैल 21 सॉरी, और उसमें 3 दिन मुझे ग्रेस के जोड़ना है। तो मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी बेटा? अप्रैल 4, 21। आपको समझ में आ रहा है? ड्यू डेट वेयर द ड्यूरेशन एक्सपायर्स एंड मैच्योरिटी डेट वेयर द ग्रेस पीरियड एक्सपायर्स। ये फॉर्मूला याद रखना
और आराम से कैलकुलेट करना, गड़बड़ मत करना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। बिल डेट प्लस ड्यूरेशन प्लस ग्रेस डेज, ये काहे का फॉर्मूला हो गया? जल्दी बोलो। करेक्ट, मैच्योरिटी डेट का फॉर्मूला हो गया। तो बिल डेट है 18 अप्रैल, राइट, 2021। ड्यूरेशन कितनी है? से 4 मंथ्स, मान लीजिए 4 महीने। 3 दिन ग्रेस के फिक्स है। बिल 1 महीने का हो तो भी 3 दिन ग्रेस के, 6 महीने का हो तो भी 3 दिन ग्रेस के, 3 डेज ऑफ ग्रेस। अब अपन 18 अप्रैल से गिनेंगे 4 महीने, 18 मई, 18 जून, 18 जुलाई, 18 अगस्त। 18 अगस्त आपके बिल की ड्यू डेट होगी। 3 दिन उसमें आप जोड़ दीजिए, 21 अगस्त आपके बिल की मैच्योरिटी डेट होगी, राइट। अब छोटा सा एक एक्सेप्शन देखिए। एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए हमने एक बिल लिखा है 12 अप्रैल को फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अब यहां से गिनो, 12 अप्रैल से 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त। 12 अगस्त आ गई उसकी ड्यू डेट। अब इसमें मैं 3 दिन ग्रेस के ऐड करता हूं तो आ जाती है 15 अगस्त। 15 अगस्त को उसको पैसे देना होंगे ड्रॉइंग, लेकिन 15 अगस्त इज ए नेशनल हॉलीडे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैच्योरिटी डेट किसी नेशनल या पब्लिक हॉलीडे पे आती है तो पेमेंट हैज टू बी मेड 1 डे बिफोर। ख्याल रखें, इस पॉइंट का ध्यान रखें। अगर मैच्योरिटी डेट किसी पब्लिक हॉलीडे पे आती है, हमारे यहाँ 3 पब्लिक हॉलीडेज को हम नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे मानते हैं। कौन कौन से? 26 जनवरी द रिपब्लिक डे, यस यू आर राइट। 15th अगस्त द इंडिपेंडेंस डे, वेरी गुड। एंड October 2 गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। इन 3 के अलावा हमें किसी का भी इस क्लास में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में बाय चांस ड्यू डेट की तारीख इन तीनों में से कोई एक आती है तो ये अचानक आने वाली छुट्टी नहीं है, ये पहले से पता है कि भाई साहब 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी या 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, पहले से पता है। तो इन केस ऑफ अ नेशनल और गेजेटेड हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, पेमेंट एक दिन पहले करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम वैसे ही 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, फिर एक दिन और एक्स्ट्रा दे वो नहीं चलेगा। तो 15 की जगह इसकी मैच्योरिटी डेट क्या मानी जाएगी बेटा? 14 अगस्त। लेकिन अगर आपके बिल की मैच्योरिटी डेट कोई ऐसे दिन आ गया जो पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है, राइट, 12 जुलाई को एक बिल लिखा 3 महीने के लिए, जोड़ के देखो 12 जुलाई से 3 महीने, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर आ गई इसकी ड्यू डेट, 3 दिन इसमें ग्रेस की मिलाऊंगा तो 15 अक्टूबर आ गई। अब 15 अक्टूबर ना तो 2 अक्टूबर है, ना 26 जनवरी है, ना 15 अगस्त, तो ये पब्लिक हॉलीडे तो है ही नहीं। अब आपको इस दिन पैसे देना पड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए इस दिन है बैंकर्स का स्ट्राइक, सडन हॉलीडे, कर्फ्यू लग गया, अचानक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, कोई सडन हॉलीडे आ गया, भारत बंद या कुछ सडन हॉलीडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक हॉलीडे। तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे, अगला दिन जो भी वर्किंग डे होगा, जैसे 15 के बाद 16 को बाजार खुला तो 16 तारीख। तो क्या रूल ध्यान में रखना है बेटा? इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे 1 डे बिफोर, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे नेक्स्ट वर्किंग डे। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक इसकी थ्योरी हो गई। अब आपको और क्या ध्यान में रखना है इसका? इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें मैं जल्दी बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ इसकी अकाउंटिंग पर। खास 4 तरह की अपने को यहाँ बात करनी है। एक तो है बिल आफ्टर डेट, एक है बिल आफ्टर साइट, SIGHT, और एक है बिल एट साइट।
ये 3 बिल और चौथा मैं प्रॉमिसरी नोट आपको अलग से पूरा समझाऊंगा बेटा, है ना। पहला वाला लेक्चर किसी भी चैप्टर का आप समझ सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है कि उसमें टीचर को बेचारे को थ्योरी भी समझाना होती है, बच्चों की भाषा में बात करना होती है। बिल आफ्टर डेट का मतलब है ऐसा बिल जिसकी काउंटिंग, ड्यूरेशन की काउंटिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन बिल बना। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि 12 अप्रैल को बिल बना 3 महीने के लिए, तो इसकी गिनती 12 अप्रैल से ही चालू हो जाएगी। आफ्टर डेट मतलब जिस तारीख है उस तारीख से चालू, तो 12 अप्रैल से 12 मई, जून, जुलाई, 12 जुलाई प्लस 3 डेज 12 अगस्त, ये आ गई इसकी मैच्योरिटी डेट। आफ्टर साइट, साइट का मतलब है यहाँ पर विजन, साइट यानी देखना, विजन। आई साइट बोलते हैं ना कि इसकी आई साइट 6/6 है, कैसी है। बिल आफ्टर साइट का मतलब है जब ड्रॉई उस बिल को देखेगा और साइन करेगा उस दिन से उसका मीटर काउंटिंग का स्टार्ट होगा। जैसे मैंने एक बिल बनाया 12 अप्रैल को और मेरे ड्रॉई के घर भेजा कि भाई साहब ये बिल आप देख लो, पढ़ लो और साइन कर लो। उसको बिल मिला 13 अप्रैल को, अब उसने उसको पढ़ा है 13 अप्रैल को और साइन उसने किया 13 अप्रैल को, तो इसकी काउंटिंग बेटा 13 अप्रैल से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ सीइंग एंड सिग्नेचर, देखने के बाद साइन करने के दिन से उसकी शुरुआत होगी। आफ्टर साइट, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब उसी दिन से चालू, आफ्टर साइट मतलब सिग्नेचर के बाद चालू, देख लिया उसके बाद साइन करेगा फिर चालू। और बिल एट साइट का मतलब होता है डिमांड बिल, जिसके अंदर कोई ग्रेस डेज और कोई ड्यूरेशन नहीं होती। डिमांड बिल मतलब व्हेनेवर आई शो यू द बिल यू पे द अमाउंट टू मी। हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको हम 1 मंथ की क्रेडिट दे रहे हैं, 6 मंथ्स की दे रहे हैं, 14 डेज की दे रहे हैं, कुछ नहीं। यू बाय द गुड्स, गिव अ बिल, गो। अब ये थोड़ा सा अनसर्टेन होता है बिकॉज एट साइड मतलब डिमांड बिल, कभी भी पैसे मांग लेंगे। तो कभी भी पैसे मांग लेना मतलब ये वाले बिल थोड़े से कम चलन में होते हैं, लेकिन ये वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस में आते हैं जहाँ ट्रेडर्स का आपस में एक दूसरे से अच्छा रिलेशन है और किसी को कोई परेशान करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आप मुझसे गुड्स ले जाइए, एक बिल दे जाइए, मैं तभी आऊँगा जब मेरे को जेन्युइनली प्रॉब्लम हो, है ना। 8 दिन बाद मुझे चाहिए, मैं आपको बाकायदा नोटिस देख के मतलब ऐसे आपस में अंडरस्टैंडिंग में कि मैं कल आऊँगा, पैसे तैयार रखना। सामने वाला भी बोलता है ठीक है मेरा काम निकल रहा है, तुम जब आओगे मैं दे दूंगा, फिर नया बिल बना लेंगे। इस तरह से बिल एट साइट मतलब होता है डिमांड बिल, जिसमें ना कोई ड्यूरेशन मेंशन्ड होती है ना कोई ग्रेस डेज मेंशन होते हैं, वो कभी भी मांगा जा सकता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब आफ्टर डेट और आफ्टर साइट का ध्यान में रखना। आफ्टर डेट मतलब जिस दिन बिल बना वहीं से काउंटिंग शुरू, आफ्टर साइट मतलब जिस दिन आपने साइन किया देखा उसके बाद से काउंटिंग शुरू। 12 अप्रैल को बिल बना, 13 अप्रैल को आपने देखा। अब यूँ मत कहना कि 13 अप्रैल को मेरे पास पेन पेंसिल नहीं था साइन करने को, तो मैंने 14 अप्रैल को उसको साइन किया तो 14 से गिनो, ऐसा नहीं। तुमने देखा, तुमको बिल दिखा दिया हमने, अब तुम साइन करके हमें दे दो, वहाँ से गिनती स्टार्ट होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में इनका रोल आएगा। प्रॉमिसरी नोट जरूर आपको मैं थ्योरी में बताऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस और इसकी अकाउंटिंग। अब इसकी अकाउंटिंग में बेटा चलते चलते इतना लिख लो, पढ़ेंगे जरूर अपन अगली क्लास में। अकाउंटिंग में अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ना है अकाउंटिंग में जर्नल बनाना है उन सारी पार्टीज के जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, ड्रॉ, ड्रॉई, पे, इंडोर्सी, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इसका कहलाता है बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट और मैच्योरिटी, यानी ड्रॉई ने ईमानदारी से ड्यू डेट पे पैसे दे दिए। दूसरा है बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट,
रिटायर्ड अंडर रिबेट का प्यारे बच्चों मतलब है कि मैंने आपसे बोला मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। 12 अप्रैल से 3 महीने गिनो, 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई और 3 दिन जोड़ोगे तो 15 जुलाई। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन मेरे पास 1 महीने में ही पैसे आ गए कहीं से, राइट, मेरे पास जून में ही पैसे आ गए। तो मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि अरे यार छोड़ना, कौन आगे तक इंतज़ार करे, तो अब भी पैसे लेके हिसाब सेटल कर ले। तो पेमेंट बिफोर ड्यू डेट को बोलते हैं रिबेट, रिटायर्ड अंडर रिबेट। इसका मीनिंग क्या है बेटा? पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी। और इसका मतलब क्या है? पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। समझ में आ रही है आपको बात? जिस दिन तारीख है उसी दिन पैसे दोगे, मतलब बिल ऑनर्ड। टाइम से पहले पैसे दोगे, बिफोर, यानी रिबेट, रिटायर्ड अंडर रिबेट। और तीसरा इसका बहुत ही खराब केस है बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब है नॉट पेड इवन ऑन ड्यू डेट। यानी मैच्योरिटी डेट पे भी सामने वाला पैसे देने को तैयार नहीं है। रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट। पेमेंट ऑन मैच्योरिटी अच्छी बात है, खुश हो जाओ। पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी ज़्यादा खुश हो जाओ। पेमेंट नॉट मेड ऑन ड्यू डेट ऑल्सो, ये बुरी बात है, वेरी सैड थिंग। जब आप किसी से उधारी लेते हैं तो आपको टाइम से वापस देना चाहिए, नहीं देंगे बुरा है। टाइम के पहले देंगे, सामने वाला भी खुश, आप भी खुश, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप टाइम पे देते हैं तो भी आपको वो अच्छा मानेगा, क्योंकि यू कीप योर वर्ड्स। सो बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी मतलब पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। पेमेंट बिफोर ड्यू डेट इज कॉल्ड बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट। लेकिन जब हम किसी को टाइम से पहले पैसे देते हैं तो रिबेट का मतलब यहाँ पर है डिस्काउंट। तो हम उससे बोलेंगे कि देखना यार भाई, तेरे पैसे मैं टाइम से पहले दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्या? थोड़ा सा मेरा भी सोच लो। तो अगर अपन उसको 1 मंथ पहले पैसे दे रहे हैं तो 1 मंथ के लिए अपन उससे डिस्काउंट डिमांड कर सकते हैं। सो डिस्काउंट मांगा, रिबेट। अगर सामने वाला कहता नहीं तो आज पैसे दे या 1 महीने बाद दे, मैं तो कोई रिबेट नहीं दूंगा तेरे को, तो फिर हम पैसे देंगे भी नहीं। फिर वो पैसा हम जाके हमारे बैंक में 1 मंथ के लिए डिपॉजिट करते तो वहाँ से कुछ ब्याज मिलेगा, हमको कमाई हो जाएगी हमारी। लेकिन ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करता, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करता। अगर कोई पैसे देने आया है वक्त से पहले तो चाय कॉफ़ी तो पिलाते ही हैं, साथ में 100-200 रुपये का डिस्काउंट भी देके और उसको भी खुश करते हैं, अपन भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि आपके पैसे अगर आ गए तो रिस्क कम हो। ये सबसे ख़राब केस है, बच्चों को भी नहीं पसंद, क्योंकि इसमें एंट्रीज कॉम्प्लिकेटेड होती है, नोटिंग चार्जेस आते हैं, लीगल सारी चीज़ें आती हैं, फिर बिल का रिन्यूअल आता है, फिर कभी कभी तो यहाँ तक बात जाती है कि इंसॉल्वेंट हो गया हमारा ड्रॉइंग, तो बड़ा गड़बड़ हो गया साहब, जमता नहीं। तो अभी हम आने वाली क्लास में इन तीनों के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इन तीनों की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, कैसे उसको सेट किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। और बेटा रिवाइज करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो। और मैं आपके लिए एक 45 मिनट्स का 1 डे बिफोर एग्ज़ाम का वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आज ये देख लो तो आप कल 50% पेपर तो बड़े आराम से सही करके आओगे। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, उसके अंदर में सारे चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस्ड बात करके आपकी प्रिपरेशन में मदद करूँगा। थैंक यू। सो डीपी सर की क्लास आज की यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय।